माय स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी गौर किया है रात्रि में जब तारे को आकाश में देखते हैं तो तारे टिमटिमाते हुए नजर आती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट द ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार? क्या उसमें भी बल्ब की तरह स्विच लगा हुआ है जिसको ऑफ करते ही अचानक बल्ब जैसे बुझ जाती है, वैसे ही तारे भी अचानक गायब हो जाती है। और फिर जैसे ही स्विच ऑन करते हैं वैसे ही बल्ब की तरह तारे भी अचानक चमकते हुए दिखाई देने लगते हैं। क्या इसका यही रीजन है? जी नहीं, इसका रीजन कुछ और है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार, यानी द रीजन बिहाइंड द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। सो वेलकम टू द न्यूरोफिजिक्स 1 अगर माय स्टूडेंट्स, दिस इज दिलीप कुमार। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और इसमें हम लोग समझते हैं कि कैसे स्टार्स जो है अचानक दिखती है फिर अचानक गायब हो जाती है। जी हाँ, तो इसका जो रीजन होता है हमने लास्ट क्लास में, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने समझाया है। आप जाकर के वीडियो को देखिएगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन की वजह से जो घटनाएं हैं घटती है। तो पहले प्रकाश का परावर्तन क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, इस चीज को मैं एक बार आपको डिफाइन कर दे रहा हूँ, एक बार आपको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि इसका वीडियो ऑलरेडी हमने बना चुका है। आप वहां से जाकर के उसको सी कर सकते हैं। जाइए पीछे जाकर के देख करके आइएगा, फिर इसको समझिएगा। तो चलिए पहले समझाते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, यानी कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन यह है कि जब भी प्रकाश यानी कि द रे ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके डायरेक्शन में, उसके दिशा में, उसके प्रोपेगेशन के डायरेक्शन में यानी कि गति करने की दिशा में बदलाव होती है, डेविएशन होता है, विचलन होता है। और उसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक बार आपको इसका फिगर ड्रॉ करके हम दिखा दे रहे हैं और फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे घटना कैसे होती है। जैसे ये रहा एक ग्लास स्लैब, ये क्या है, एक ग्लास स्लैब है, एक ग्लास स्लैब। एक ग्लास स्लैब मतलब एक कांच का एक टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा। तो कांच का टुकड़ा जो है ना, एक अलग माध्यम हो गया। हमने पढ़ाया है माध्यम क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला जाकर वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसके पीछे वाला वीडियो। तो ये कांच का टुकड़ा है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके सराउंडिंग के रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स के इसके सराउंडिंग के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से अलग होता है। और इसीलिए इसके सराउंडिंग का अलग मीडियम हो गया और इसका मीडियम ये अलग मीडियम हो गया। तो सराउंडिंग जो मीडियम है, तो इसका ये मान के चलिए अगर एयर है, इसके सराउंडिंग में क्या है, एयर है और ये कांच है। तो एयर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है लगभग 1 के करीब, इसको मेजर करते हैं। और इसका होता है कुछ और होता है, हमने लिखवाया भी है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाली चीज कि एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है और साथ ही साथ कांच का क्या होता है। अब क्योंकि मीडियम चेंज हुआ और ये जो है, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है एयर से, और इसीलिए ये डेंसर मीडियम हो गया। कांच क्या हो गया, डेंसर मीडियम। और ये हो गया रेयरर मीडियम। जिस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक ज्यादा होती है उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम, और जिस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होता है उसको बोलते हैं रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम। तो यहाँ पे डेंसर मीडियम है, ये है रेयरर मीडियम। तो जब भी लाइट एयर से ग्लास में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, मान लीजिए ये है रे ऑफ लाइट, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है। तो उसके बाद जैसे ही सरफेस पे पड़ेगी, बाउंड्री पे पड़ेगी, वहां से रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। देखिए इधर जा रहा था, इधर जा रहा था ऐसे रे ऑफ लाइट, तो चेंज होकर के ऐसे हो गया। ठीक है, और फिर जैसे ही निकलेगी फिर इसका डायरेक्शन चेंज होगा, फिर ऐसे हो जाएगा। तो ये जो है, ये देखिएगा ये नॉर्मल है, ये क्या है, ये नॉर्मल है। तो जैसे ही रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो अपने नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, अपने नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। देखिए ये है रे ऑफ लाइट, इधर नॉर्मल, इधर जा रही थी तो इधर झुक करके बीच में आ गई, इधर से यहाँ पे झुक करके आ गई, तो नॉर्मल के साइड में झुकती है। और यही घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसी वजह से तारे जो है आकाश में टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, यानी कि जो स्टार्स है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स करते हुए नजर आती है। तो यही रीजन होता है। कैसे ये रीजन किस टाइप से काम करती है तारे के सेंस में, तो आइए इसको समझते हैं कि तारे के केस में कैसे ये काम करती है घटना। तो होता क्या है, अब देखिए, अब हम लोग रहते हैं अर्थ के सरफेस पे। हम लोग कहाँ रहते हैं, तो अर्थ के सरफेस पे रहते हैं। अब होता है क्या है कि तारे बहुत दूर पे स्थित है, वो बहुत डिस्टेंट, बहुत ही खगोलीय दूरी पे आकाश में स्थित है। तो वहां से जब रे ऑफ लाइट आती है, जब तो बहुत कम आती है कि उतना दूर आते 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 है तो उसका इंटेंसिटी जो रे ऑफ लाइट है
उसका इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। और जब नीचे जाती है तो एक अर्थ के सरफेस के ऊपर एक लेयर बना हुआ है, जैसे ये है अर्थ, ये रहा आपका, ये रहा अर्थ, ये क्या है, ये अर्थ है। तो अर्थ के सरफेस के ऊपर ऐसे एक लेयर बना हुआ है, किस चीज का, एटमॉस्फेयर का, वायुमंडल का एक लेयर बना हुआ है इस टाइप से, इस टाइप से वायुमंडल से अर्थ क्या है, घिरा हुआ है। अब जब यहाँ से मान के चलिए, यहाँ से आया आपका एक स्टार है, यहाँ पे एक स्टार है, यहाँ से एक स्टार है। अब यहाँ से रे ऑफ लाइट आएगी, आएगी तो यहाँ पे जैसे जैसे अंदर प्रवेश करेगी वैसे वैसे एटमॉस्फेयर का जो डेंसिटी है अर्थ के सरफेस तक बढ़ते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा, डेंसिटी ऊपर से नीचे तक इंक्रीज करते जाएगा। अब इंक्रीज कर रहा है तो ऊपर वाला जो मीडियम हो गया ये रेयर मीडियम हो गया और नीचे वाला डेंसर मीडियम हो गया। क्यों? क्योंकि इसका डेंसिटी ज्यादा है, ऊपर कम है। तो कंटिन्यू इसका क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, लाइट का कंटिन्यू रिफ्लेक्शन होता है। ऐसे आ रहा है, मान लीजिए इस टाइप से आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, तो ऐसे कंटिन्यू इसका रिफ्लेक्शन होगा, बार बार रिफ्लेक्शन होते होते अचानक अब जो ये एटमॉस्फेयर है इसका जो डेंसिटी ये भी फिक्स नहीं होता है, ये हमेशा चेंज होते रहता है, हमेशा बदलते रहता है। अब क्योंकि डेंसिटी, इसका डेंसिटी जब चेंज होगा तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी, यानी कि इसका प्रकाश का अपवर्तन करने की जो क्षमता है वो भी कंटिन्यू पॉइंट बाई पॉइंट चेंज होते रहता है, चेंज होते रहता है। और उस वजह से जब आप इस अर्थ के सरफेस पे यहाँ पे आप खड़े हैं तो अचानक कभी लाइट आ गई आपके आंख के सामने और जैसे ही इसका डेंसिटी कुछ चेंज हुआ, इधर उधर हुआ, अब अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो कंटिन्यू फ्लक्चुएशंस होता है, कंटिन्यू, क्योंकि वो स्टैटिक नहीं है, वो एयर है और एयर हमेशा घूमते रहती है। तो जैसे ही इसका अपवर्तन का जो मीडियम है, इसका डेंसर मीडियम फ्लक्चुएशंस होता है, वैसे ही आपका अचानक कभी दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा, कभी दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा। और होता किस वजह से है, तो प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। और मेन रीजन क्या है, तो मेन रीजन ये है फ्लक्चुएशंस इन एटमॉस्फेरिक मीडियम, एटमॉस्फेयर, फ्लक्चुएशंस इन एटमॉस्फेयर। उसी वजह से प्रकाश की किरण कभी आपकी आंख तक मतलब पड़ पाती है और कभी नहीं पड़ती है। जैसे ही पड़ती है आपको तारे दिखाई देने लगते हैं और जैसे ही नहीं पड़ती आपको तारे गायब हो जाते हैं। तो आपको इसी इसी घटना को, अब क्योंकि ये घटना, अब आकाश में बहुत सारे तारे हैं तो कभी किसी का दिख गया, कभी उसका नहीं दिखा, कभी उसका दिख गया, तो सबका रे अलग अलग टाइम पे आपको दिखती है। और इसी वजह से लगता है कि तारे कितना चमचमाते हुए नजर आते हैं, आपको बहुत ही मजा आता है। और इसीलिए आप अपने मित्र का उस तारों से कंपेयर भी करते हैं, जो कि ठीक है, अच्छी बात है। चलिए अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया घटना किस वजह से होती है। अब इस चीज को जब एग्जाम में आएगा, क्योंकि एग्जाम से बहुत सारे ये सवाल, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपके बोर्ड की एग्जाम में, चाहे वो सीबीएसई मीडियम हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, सारे के सारे मीडियम में आपसे ये सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। प्रत्येक ईयर जाकर देखेंगे, लगभग शायद कोई ईयर में गैप होगा और इस टाइप से ये सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो इसको कैसे हम लिखेंगे, उस एग्जाम में कैसे लिखेंगे, ताकि 5 नंबर का है तो 5 में 5 मिले, या 3 नंबर का है तो 3 में 3 मिले। तो उस चीज को हम लोग अब करते हैं नोट। तो चलिए आइए मेरे साथ आप लोग भी पेन और पेपर लेकर के रेडी हो जाइए और स्टार्ट कीजिए मेरे साथ लिखना। और हम लिखना अब स्टार्ट करते हैं। चलिए हेडिंग दीजिए, हेडिंग क्या देंगे, लिखना है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। सीबीएसई वाले इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे तारों का चमकना, तारों का चमकना। तो आइए लिखिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार्स, यानी कि हिंदी वाले लिखेंगे तारों का चमकना। ये होता है चमकना, ये रहा तारों का चमकना। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे द स्टार्स आर, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, द स्टार्स आर सेल्फ लुमिनस, सेल्फ लुमिनस। अब सेल्फ लुमिनस क्या होता है, देखिए ऑब्जेक्ट दो टाइप का होता है, एक लुमिनस एक नॉन लुमिनस। लुमिनस क्या है, यानी प्रदीप्त, प्रदीप्त वस्तुएं क्या है, वैसी वस्तुएं जिसके पास खुद का प्रकाश होता है या अपना प्रकाश होता है उसको बोलते हैं प्रदीप्त। और वैसी वस्तुएं जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता, दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होकर के दिखाई देते हैं, उसको बोलते हैं अप्रदीप्त, यानी कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो द ऑब्जेक्ट हैविंग
सेल्फ लाइट हैविंग ऑन लाइट इज कॉल्ड लुमिनस, और वैसा ऑब्जेक्ट जिसका अपना प्रकाश नहीं है उसको बोलेंगे नॉन लुमिनस। तो जो सन है, सन क्या है? सेल्फ लुमिनस है, क्योंकि उसके पास अपना प्रकाश होती है। और मून, क्योंकि मून के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, इसलिए वो क्या है? वह एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। अर्थ क्या है? अर्थ भी नॉन लुमिनस है, पृथ्वी, क्योंकि इसके पास भी अपना प्रकाश नहीं होता है। ये बल्ब क्या है? बल्ब, तो बल्ब एक लुमिनस है क्योंकि इसके पास अपना प्रकाश है। ये मार्कर क्या है? मार्कर एक नॉन लुमिनस सब्जेक्ट है क्योंकि इसके पास अपना प्रकाश नहीं है। समझ में आ गया? चलिए, तो स्टार के पास अपना प्रकाश होता है, इसीलिए उसको बोलेंगे सेल्फ लुमिनस सब्जेक्ट। तो आइए लिखिए, द स्टार्स आर सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट, सेल्फ लुमिनस डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट बहुत दूरी पर स्थित है, सेल्फ लुमिनस डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। The stars are self-luminous distant objects, so only few rays of light reach to our eyes, यानी कि बहुत ही कम प्रकाश की किरण हमारे आंखों तक पहुंच पाती है, उसमें भी reach to our eyes, reach to our eye, however, due to fluctuations, लिखिएगा, due to fluctuations, however due to fluctuations in atmosphere, the stars are self-luminous distant objects, so only few rays of light reach to our eyes, however due to fluctuations in atmosphere, sometimes sometimes rays of light sometimes rays of light reach to our eyes and and sometimes it does not. This is does not. This makes stars twinkling, 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 and 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 this phenomenon and this phenomenon is called twinkling of स्टार्स। चलिए, अब हिंदी में माध्यम वाले छात्र कैसे लिखेंगे? इसी चीज को हिंदी में लिखेंगे। जो तारा एक बहुत ही दूरी, ये दूरी है भाई, दूरी पर स्थित प्रदीप्त वस्तुएं हैं, प्रदीप्त वस्तु होता है जिसके कारण कुछ ही प्रकाश की किरणें हमारे आंखों तक पहुंच पाती है, जबकि तथापि वायुमंडलीय हलचल की वजह से
कभी कभी प्रकाश की किरणें किरणें दिखाई देती है तथा कभी कभी नहीं दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है। कभी कभी दिखाई देती है, कभी कभी नहीं दिखाई देती है, और इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश के तारों का चमकना। नहीं दिखाई देती है, इसी घटना की वजह से तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। ये हुआ अपने तरीका से, अपने लैंग्वेज, अपने मेथड से चीजों को डिफाइन करना। कभी भी किताब को मत रटिएगा, किताब कभी मत रटिए, क्योंकि किताब को रटेंगे आपको बहुत पड़ जाएंगे। चीजों को समझ लीजिए और अपने शब्द में, अपने लैंग्वेज में उसको डिफाइन कीजिए, और यही स्ट्रैटेजी आपको एक दिन सबसे बड़े और आपको अपने मंजिल तक, आपको अपनी जगह पे पहुंचाने में आपका सहायता करेगा। कभी भी किसी चीज को रटिए मत, क्योंकि आप रटेंगे तो वो चीज आपको बर्डन हो जाएगी, आपको बहुत ही बोझ हो जाएगा, आपका माथा हमेशा भारी रहेगा, आप कभी भी जीवन को, कभी भी जिंदगी को एंजॉय नहीं करेंगे। सो प्लीज डोंट ट्राई टू रिमेम्बर, जस्ट अंडरस्टैंड एंड try to tell that things in your one words, in your own words. You ready? So let's write this topic. हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग निश्चित होंगे, और इस चीज को फिर से हम लोग क्या करेंगे, अब एक हम लोग बनाएंगे इसका क्या, रेड डायग्राम, यानी कि डायग्राम, इसका एक पिक्चर। तो आइए इसके नीचे एक पिक्चर ड्रॉ कर लीजिएगा। वो पिक्चर क्या है हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं आपके सामने, उसी तरह से आप भी, क्योंकि जब ये 2 नंबर में आ जाएगा तो सफिशियंट है, इसको लिख देंगे, 2 का 2 मिल जाएगा। अगर मान लीजिए 5 नंबर में आ गया, अगर मान लीजिए 3 या 4 नंबर में आ गया, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए इसको लिखने के बाद फिगर भी, वहां पर डायग्राम भी हम लोग ड्रॉ करेंगे छोटा सा। उसी डायग्राम के साथ आपका पूरा का पूरा, अगर 4 नंबर में है तो 4 का 4 मिलेगा, 5 नंबर का है तो 5 में 5 मिलेगा, और जो भी नंबर रहेगा उसमें कोई भी काटने का कहीं से भी उसको, किसी भी टीचर को मौका नहीं मिलेगा। और इसीलिए आइए इसको हम लोग लिखते हैं। तो ये रहा आपका फिगर। बोर्ड में ठंडा का टाइम है ना, बोर्ड से मार्कर का जो इंक है चिपक जा रहा है, इसी वजह से इसको इरेज करने में भी काफी थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है। तो चलिए आइए फिगर ड्रॉ करते हैं। और ये रहा आपका एक, यहाँ पे स्टार्स बना लीजिए, लिख दीजिएगा स्टार, और इसीलिए यहाँ से रे ऑफ लाइट आएगा। एक यहाँ पे अर्थ बना लीजिए, लिख दीजिएगा अर्थ, ये अर्थ रहेगा, थोड़ा सा गोल होना चाहिए अर्थ, ताकि लगे कि अर्थ है, अंडा की तरह नहीं, हालांकि अंडाकार ही होता है। ठीक है, ये रहा अर्थ। तो यहाँ से और इस टाइप से ये रहा आपका एटमॉस्फेयर। थोड़ा नीचे आइएगा तो डेंसिव कर दिएगा, मतलब इसको बार बार थोड़ा सा ज्यादा ही डेंसिव होना चाहिए, नीचे ऊपर तो चल जाएगा, थोड़ा सा डेंसिव होना चाहिए।
देखिए डेंसिव है, ऊपर बाहर में लग रहा है बहुत, मतलब ज्यादा डेंसिव नहीं है, तो वैसे ऐसे अब रेज ऑफ लाइट आएगी तो बार बार इसका क्या होगा, इसका होगा रिफ्रैक्शन, और इसी वजह से यहाँ पे मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है, इसको कभी यहाँ से रेज ऑफ लाइट आ रही है तो आएगी, तो इसका होगा रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन होगा तो बार बार क्या होगा, इसका ऐसे आया, ठीक है, फिर ऐसे मुड़ा, फिर ऐसे मुड़ा, फिर ऐसे मुड़ा, और कंटिन्यू बार बार, तो इसको यहाँ पर दिख जाएगा एक स्टार, यहाँ पे एक स्टार इसको दिखेगा, वर्चुअल स्टार। जैसे ही फ्लक्चुएट करेगा अचानक ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे नहीं पहुंचेगा, ये खत्म हो जाएगी, तो कभी दिखेगा कभी नहीं दिखेगा। अब इस तरह का बहुत सारे हैं स्टार्स, वहीं तारे को अब ये नहीं दिखेगा तो कोई और दिख जाएगा, तो अचानक दिखेगा कि अचानक गायब हुआ, दूसरा दिखने लगा, और यही बट मतलब मैक्स करता है स्टार्स को ट्विंकलिंग। तो ये रहा है आपका चीजें। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख दीजिएगा ट्विंकलिंग स्टार, ट्विंकलिंग, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार्स, तारों का चमकना, तारों का चमकना, गाना है तारों का चमकना है क्या, गाना है ना, सुने आप लोग, तारों का चमकना, तारों का चमकना, वो शाहरुख खान का गाना है ना, सलमान खान का, तारों का चमकना कहना, तारों सा चमकता गहना, और ये गाना है तारों सा चमकता गहना हो, गाना याद नहीं है लेकिन बहुत बढ़िया गाना है, तारों से चमकता गहना हो, खूब महबूब सा। चलिए आते हैं, फिर जानते हैं, अब क्या जानेंगे, अब हम लोग जानेंगे, ये तो हो गया, हाँ एक और चीज जानते हैं, वो बहुत ही खतरनाक चीज है, वो क्या है, तो आप लोगों ने कभी गौर किया है, जो पानी, यदि आप जाते होंगे स्नान करने, अगर आप स्विमिंग पूल में कभी गए होंगे, अच्छा नहीं भी गए हैं स्विमिंग पूल में, बाल्टी तो देखे आए, बाल्टी में पानी भरिएगा, अगर पानी के अंदर एयर का अगर बबल आपको दिखेगा, यानी कि बुलबुला, वो चमकता हुआ दिखाई देगा, शाइनिंग करता हुआ दिखाई देगा। इसका रीजन क्या है, क्यों जो पानी के अंदर जो एयर का बबल है, एयर बबल जो पानी के अंदर जाती है, तो चमकते हुए अचानक शाइनिंग करते हुए दिखता है बाहर से कि यार उसमें एयर बबल है, तो एकदम शाइन्स करेगा। So what is the reason behind that air bubble shines in the water? क्या रीजन है, कभी आपने सोचा है, कभी गौर किया है? अच्छा ये छोड़िए, एक और घटना आपको दिखाते हैं। डायमंड जो होती है, डायमंड, डायमंड इतना क्यों चमकीला होता है, कभी आपने सोचा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट डायमंड इज वेरी साइंस वेरी, क्या आपने सोचा है कभी डायमंड क्यों इतना ज्यादा चमकीला होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट डायमंड इज सो ब्राइट थिंग्स इन द वर्ल्ड, ब्राइटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, व्हाट इज द रीजन, डायमंड होता है, उसका रीजन क्या है, इसका भी साइंटिफिक रीजन होता है, और सारा का रीजन होता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और साथ ही साथ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जी हाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, इस चीज को हमने पढ़ाया नहीं है, अब इस चीज को हम बताएंगे, पढ़ाएंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है। तो आइए सबसे पहले जानेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांति कोण क्या होती है, क्योंकि क्रांति कोण आपको नहीं आता है तो तब तक आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा क्रांति कोण, तो क्रांति कोण पहले समझते हैं। तो ये जितना भी घटना है, क्रांति कोण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सारे का सारा बेस्ड है आपको प्रकाश का अपवर्तन पे, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। तो प्रकाश का अपवर्तन अभी हमने बताया है कुछ देर पहले ही, जब भी रेज ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके डायरेक्शन में डिविएशन होता है, और इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो व्हेन रेज ऑफ लाइट passes from one medium to other medium, then there is a change in its direction at the boundary of medium. This phenomenon is called refraction of light, और इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए होता क्या है, अब समझते हैं क्रांति कोण। तो देखिए क्रांति कोण किसे कहते हैं, तो जब भी अभी तक हमने पढ़ा है कि प्रकाश का परावर्तन यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है रेज ऑफ लाइट, तो उसके डायरेक्शन में डिविएशन होता है। इसको उल्टा भी हो सकता है, यानी कि जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी
तब भी प्रकाश का परावर्तन होगा, तब भी प्रकाश का अपवर्तन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, परावर्तन नहीं रिफ्रैक्शन होगा। जब भी रेज ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तब भी रिफ्लेक्शन होगा, या रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तब भी उसका रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन दोनों में चेंज क्या होगा, दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? रेज वही है, मीडियम वही है, बस डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो जब भी रेज ऑफ लाइट रेयर मीडियम से, ये है रेयर मीडियम, ये कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम, ये रहा रेयर मीडियम, और ये आपका है डेंसर मीडियम, ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम। इसका मतलब क्या है, डेंसर मीडियम का मतलब क्या है कि इसमें प्रकाश की चाल कम होगा रिस्पेक्ट टू द रेयर मीडियम में प्रकाश की चाल, यानी कि डेंसर मीडियम में द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम। हमने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डेफिनेशन में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो द रेशियो ऑफ speed of light in a given medium to the speed of light in vacuum और free space। चलिए, तो जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में रेज ऑफ लाइट आती है, जैसे ये रहा आ रही है डेंसर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, तो होगा क्या, इसके डायरेक्शन में चेंज होगा, बदलाव होगा, बदलाव होगा, और इसी बदलाव को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए, तो ये रेज ऑफ लाइट आ रही है, इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, ऐसे जा रही थी, तो इसका बदलाव हो गया, यानी कि झुक गया, किधर झुका, तो नॉर्मल के साइड, भी नॉर्मल है तो नॉर्मल की तरफ झुका। लेकिन इसका उल्टा सोचिए, जब रेज ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तब भी उसके डायरेक्शन में चेंज होगा, लेकिन होगा क्या, वहां पे जो रेज होगा, डायरेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट क्या होगा, वो इसका जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल से दूर भागेगी, नॉर्मल से दूर भागेगी। जैसे देखिए, ये डायरेक्शन इधर गया, जबकि आ ऐसे रहा था, आ ऐसे रहा था, रे जो है ना ये ऐसे आ रहा था। इसमें देखिए, ये डेंसर मीडियम है, तो रेयर मीडियम, रेयर से डेंसर में आया तो अब नॉर्मल की तरफ झुक गया, यानी कि इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, ऐसे झुक गया, इधर आ गया। अब देखिए, अब ये डेंसर मीडियम है, और डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में अब लाइट आ रही है, तो इधर आ रही थी, लेकिन जैसे ही रेयर मीडियम में आया ऐसे चला गया, यानी कि अगर ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये है आपका नॉर्मल, अगर ये नॉर्मल है तो नॉर्मल से इधर आ रही थी तो भाग गया, इसे दूर भाग गया, इसे दूर चला गया। यानी कि मतलब ये हुआ कि जब भी रेज ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती तो अपने नॉर्मल से दूर भागती, अपने नॉर्मल से दूर भागती है। और अगर इसी तरह से, अब देखिए एक और फिगर हम ड्रॉ करते हैं, तो आपको अभी दो घटना समझ में आ गया, दोनों घटना में अंतर क्या है, कुछ नहीं है, अंतर थोड़ा सा है, थोड़ा सा क्या है कि जब रेज ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है तो अपने नॉर्मल की तरफ, यानी कि अपने अभिलंब की तरफ झुकती है, और जब रेज ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो अपने नॉर्मल से दूर भागती है, यानी कि अपने नॉर्मल से डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस बना करके दूर हट जाती है। अभी दो चीज समझ में आया आपको। अब देखिए, अब क्या समझेंगे हम लोग, सेकेंड घटना लेंगे। सेकेंड घटना क्या है, यानी कि रेज ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाहिए। ठीक है, हम ले लेते हैं कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है, क्या होता है, इसका मतलब क्या है, क्यों इतना ज्यादा इस पे जोर दे रहे हैं, आप लोग को लग रहा होगा इस वजह से हम लोग जोर दे रहे हैं, किस वजह से, क्योंकि हमको समझना है क्रांति कोण, यानी कि क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल के लिए इस चीज को हमने, इस फेनोमेनन को समझा रहे, इतना बोल रहे हैं। तो ये देखिए, अब इसको उल्टा हम कुछ नहीं करेंगे, इसका जो डायग्राम था इसको हम लोग अपोजिट करेंगे, अपोजिट बनाएंगे। अब सोचिए, रेज ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है, ये डेंसर मीडियम है, ये कौन सा मीडियम है, ये डेंसर मीडियम लिख देते हैं, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, और ये है रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम, ये है डेंसर मीडियम, ये, और ये सब रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम। अब देखिए, रेज ऑफ लाइट ऐसे जा रही है तो होगा क्या, अब ये ऐसे दूर भागेगी, ऐसे दूर भागेगी, ये है, और ये अगर है नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल, ये है नॉर्मल, तो ये जो एंगल होगा इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। लाइट ऐसे जा रही है डेंसर से रेयर में, तो ये अभिलंब है, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल से दूर भागेगी। इसका डायरेक्शन ये था, डायरेक्शन था ना ये, इसका डायरेक्शन ये था, प्रोपेगेशन ऑफ, लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ, यानी कि प्रकाश की गमन की दिशा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन TION ऑफ लाइट। जो आप सुन रहे हैं उसको सुन करके लिख लीजिए,
आपको नहीं समझ में आएगा। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन यहाँ तक है, PROPAGATION, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो ये था डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ये था, लेकिन चेंज होकर के ऐसे दूर भाग गया। अब सोचिए, अब होता क्या है, जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बढ़ाएंगे ना, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट उतना ही ज्यादा मुड़ेगा, उतना ही ज्यादा, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उतना ही बढ़ेगा। जैसे जैसे आप इसको बढ़ाएंगे, अगर अगर जैसे अगर ये रहता आपका, अब मान लीजिए यहाँ पे अगर ये रहता इंसिडेंस एंड रेज ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट रे, तो और ज्यादा ऐसे बढ़ जाता है। जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा बढ़ेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब इसको बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये पूरा का पूरा एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे बढ़ाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि रेज ऑफ लाइट यहाँ पे आ जाएगा, ये रिफ्रैक्टेड रेज यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी कि जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करेंगे ऐसे, वैसे वैसे ये रेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंक्रीज होगा। और जैसे जैसे इंक्रीज होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। और इसी जब भी 90 डिग्री हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, उसी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। यानी कि द corresponding angle of incidence for which angle of refraction is equal to 90 degree is called angle of, it is called critical angle, is called critical angle। यानी कि वैसा आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, उसको बोलते हैं क्रांतिक कोण, उसको बोलते हैं क्रांतिक कोण। समझ में आया? अब समझ में आपको आ गया क्रांतिक कोण क्या है। यानी कि जब भी प्रकाश की किरण डेंसर यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन कोण नहीं, एक टाइम ऐसा होता है कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। और जिस आपतन कोण के लिए यानी कि जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, नॉट एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो आइए इस चीज को लिखते हैं, इस चीज को हम लिखेंगे तो फिगर एक ड्रॉ करेंगे। फिगर ड्रॉ कैसे करेंगे? तो चलिए इस फिगर से ये समझने के लिए था, समझाने के लिए था। अब हम लोग इसका डेफिनेशन, अब हेडिंग दीजिए क्रिटिकल एंगल, हेडिंग देना है क्रिटिकल एंगल, हिंदी माध्यम वाले क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण। चलिए आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब पहले फिगर ड्रॉ कर लीजिए। ये रहा है आपका मीडियम, ये रहा डेंसर मीडियम यानी कि सघन माध्यम। यहाँ रेज ऑफ लाइट ऐसे जा रही है और आकर के ऐसे होगी, ऐसे निकल गई, ठीक है। अब ये रहा नॉर्मल, ये क्या है? नॉर्मल, ये है नॉर्मल, ठीक है। ये रहा नॉर्मल, ये रेज ऑफ लाइट, ये देखिए यहाँ एंगल ऑफ आर बराबर 90 डिग्री और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है नॉर्मल, ये है एन एन डैश, एन डैश नॉर्मल है। ये आपका इंसिडेंट रे, इसको लिख सकते हैं इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे यानी कि अपवर्तित किरण। और ये है डेंसर मीडियम, लिखिए इसको डेंसर मीडियम, यहाँ लिख सकते हैं सघन माध्यम। और ये है रेयरर मीडियम, यहाँ लिख लीजिए रेयरर मीडियम, इसे बाहर रेयरर मीडियम यानी कि विरल माध्यम। तो चलिए लिखिए। अब आपको हेडिंग देना है क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण,
क्रांतिक कोण, क्रांति कोण क्रिटिकल एंगल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा सी से। थीटा सी, थीटा सी क्या है, किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। जैसे किसी नंबर को मानते हैं एक्स, वैसे ही एंगल को मेजर मतलब एंगल को मानते हैं थीटा। और क्योंकि ये क्रिटिकल एंगल यानी कि सी से स्टार्ट हो रहा है, देखो क्रिटिकल में सी है इसलिए इसको थीटा सी कहते हैं। चलिए उसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे इन द प्रोपेगेशन, in the propagation of light, in the propagation of light, propagation of light, in the propagation of light from denser medium to, from denser medium to rarer medium, rarer medium यहीं तक लिखिएगा, rarer medium, in the propagation of light from denser medium to rarer medium, denser medium to rarer medium, the angle of incidence, the angle of incidence, incidence यानी कि एंगल आई, for which angle of refraction, angle of refraction is 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब एंगल आर, विल भी लिखिए, विल बी 90 डिग्री is called critical angle, is called critical angle theta c, means that is angle of r is equal to 90 डिग्री। लिखना है, हिंदी वाले लिखेंगे प्रकाश के सघन माध्यम से विरल माध्यम में गति की स्थिति में आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। यानी कि एंगल ऑफ आपतन कोण को क्रांतिक कोण बोलेंगे, आपतन कोण क्रांतिक कोण बोलेंगे जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो। जैसे यहाँ पे इस एंगल को बोलेंगे क्रांतिक कोण, एंगल आई बराबर इसी को बोलेंगे थीटा सी बराबर क्रिटिकल एंगल आई को बोलेंगे। अर्थात लिखिए, अर्थात एंगल आई बराबर थीटा सी यानी क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण लिखिए आप लोग हिंदी में क्रांतिक कोण, जिसके लिए एंगल आर बराबर 90 डिग्री। यहां तक करना है कंप्लीट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्रांतिक कोण क्या है यानी कि क्रिटिकल एंगल क्या है। जब हम लोग समझेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस चीज को जानने के बाद आप समझने के योग्य हो जाएंगे कि डायमंड हीरा इतना चमकता क्यों है, हीरे के पास इतना ब्राइटनेस कहां से आती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे सारा चीज बेस्ड है। आप ये भी समझने में सक्षम हो जाएंगे कि जो एयर बुलबुला है, जो पानी के अंदर जो हवा का जो बुलबुला है इतना ज्यादा क्यों चमकती है, वो साइंस क्यों करता है उसके अंदर, आप ये सारा चीज। दूसरा आप ये भी जानने में सक्षम हो जाएंगे, ये भी जान पाने में आप योग्य हो जाएंगे कि
कैसे इंटरनेट जो है एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट पे पहुंचाई जाती है, यानी कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में, यानी कि चाइना, खैर चाइना तो एशिया महाद्वीप में ही है, मान लीजिए अमेरिका से कैसे इंडिया में, इंडियन कॉन्टिनेंट पे कैसे अमेरिका से इंटरनेट का सारे चीज यहाँ पे पहुंचाया गया। तो इसका यूज होता है, इसके अंदर यूज होता है ऑप्टिकल फाइबर का, यानी कि प्रकाशीय तंतु का, और प्रकाशीय तंतु बेस्ड होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना पे। तो जब आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना समझ जाएंगे तो आप ये भी समझने में सक्षम हो जाएंगे कैसे इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है, ऑप्टिकल फाइबर कैसे यूज करते हैं इंटरनेट को विस्तार करने में, इंटरनेट को एक्सपैंड करने में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ व्हाट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है, इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। आइए, तो ये रहा, इसको आप लिख लीजिए, हम रेज करने चलते हैं। क्रिटिकल एंगल हो गया, समझ में आ गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ में आया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है। तो आइए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझने के लिए जो चीज चाहिए क्रिटिकल एंगल, हमने आपको बता दिया कि क्रिटिकल एंगल होती क्या है। अब आपको समझना है कि टोटल इंटरनल यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होती है। तो सेम घटना है जैसे जिस टाइप से हम लोग प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में ले जा रहे थे, यानी कि द रेज ऑफ लाइट प्रोपेगेटिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो होता क्या है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, और प्रकाश के अपवर्तन में जो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट है वह नॉर्मल से दूर भागती है, यानी कि नॉर्मल से दूर भागती है। उसी तरह से जब इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो होगा क्या, ऐसे है। अब देखिए, सबसे पहले आपके माइंड में वो चीज होगा क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या होती है, क्रिटिकल एंगल ये होती है कि जब भी मान लीजिए ये है डेंसर मीडियम, तो जब भी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में रेज ऑफ लाइट जाती है, रेज ऑफ लाइट जाती है, तो क्रिटिकल एंगल यानी कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई बराबर अगर थीटा सी के बराबर हो, यानी कि ये क्रिटिकल एंगल के बराबर हो, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या होता है, इसके जो डेंसर मीडियम इसके सरफेस के संपाती कोलिनियर हो जाता है, कोलिनियर हो जाता है, और इसीलिए यहाँ पे जो एंगल ऑफ आर है वो 90 डिग्री के बराबर होती है, 90 डिग्री के बराबर होती है। अब थोड़ा सा और सोचिए, अगर इस एंगल को, एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो होगा क्या, होगा क्या, जो रिफ्लेक्टेड रे है ये संपाती कोलिनियर नहीं होगी, ये अब नीचे आ जाएगी, क्योंकि जितना एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं उतना ही एंगल से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ता है। तो जैसे कि 90 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होती है। लेकिन जैसे इसको बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा, जैसे ही बढ़ेगा जो रिफ्लेक्टेड रे है अब ये नीचे आ जाएगा, ये इसी मीडियम में रिटर्न होके आ जाएगा, इसी मीडियम में रिटर्न होके आ जाएगा, और इसी घटना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसी घटना को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझ में आया, तो ये चीजें है घटना। वॉइस क्लियर जा रही है ना, वॉइस क्लियर जानी चाहिए। तो देखिए ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, समझ में कुछ आया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि वैसी घटना जिसके अंदर जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, प्रकाश की पूरी किरण सेम मीडियम में रिटर्न हो जाती है, और इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आपको आ गया है। अब इस चीज को, अब क्योंकि ये पूछता है 4 नंबर 5 नंबर में, इसको डिफाइन करना होगा, कैसे करेंगे, तो आपको डिफाइन करेंगे, और इसी वजह से हीरा जो है ना इतना चमकीला होता है, आपको हम पढ़ाएंगे कैसे ये घटना उसके अंदर घटती है, हीरा के अंदर, डायमंड के अंदर। ये भी पढ़ाएंगे कि किस टाइप से जो है आपका हाँ, किस टाइप से आपका जो एयर बबल है वो कैसे वाटर के अंदर होती है, चमकती है, साइंस करती है, ब्राइट दिखती है, उस चीज का भी इसी पे बेस्ड वो इवेंट है, उसके भी हम लोग सब जानेंगे किस टाइप से ये जो घटना है उसके अंदर काम करती है। दूसरा हम ये भी जानेंगे कि कैसे जो सन्स विजिबिलिटी है, यानी कि सन जो दिखने का जो टाइमिंग है वो बढ़ जाता है इस वजह से, इसी घटना से
सन ऐसे 12 घंटे का दिन होना चाहिए, तो 12 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। कैसे होता है ये सारा चीज हम लोग इसी पे स्टडी करेंगे। ऑप्टिकल फाइबर कैसे वर्क करती है, कैसे इंटरनेट को एक जगह से, एक कंटिनेंट से यानी कि अमेरिकन कंटिनेंट से अफ्रीकन कंटिनेंट से इंडियन कंटिनेंट पे, इंडियन कंटिनेंट से आपको जापानीज कंटिनेंट पे, ये सारे चीज पे कैसे पहुंचाया जाता है, ये सब चीज की स्टडी करेंगे। तो उसमें ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं, और ऑप्टिकल फाइबर में जो घटना होती है वो भी कैसे काम करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से काम करती है। हम सब चीज पढ़ाएंगे एक एक करके। आइए अभी स्टडी करते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है और कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो इसको ऐसे करेंगे डिफाइन। आइए स्टार्ट करते हैं। ये फिगर लगभग सही है, लगभग सही है, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। इसको लिखेंगे इंसिडेंट रे। देखिए इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण। अगर मजा करना है ना, अगर मजा करना है, क्या है मजा? मजा है निस्वार्थ काम, निस्वार्थ। जैसे सांस लेने में मजा, कितना मजा है कि कोई काम नहीं हो, एकदम बैठ गए चादर लेके एकदम रजाई में घुसे हुए हैं, सांस ले रहे हैं। वही मजा, जो मजा रजाई के अंदर घुस के जो मजा आती है ना, वही मजा एक क्रिकेटर को क्रिकेट खेलने में आता है। जब तुम क्रिकेट खेलते हो तो कितना मजा लेते हो, उसी तरह से जब तुम पढ़ाई भी करोगे ना, सच में पढ़ाई करोगे, दिल से पढ़ाई करोगे, तो उतना ही मजा, उससे ज्यादा मजा आएगी। और इसीलिए कहते हैं जैसे हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने में मजा। मेरा वक्त बहुत बुरा चल रहा है, बहुत बुरा, लेकिन आई डोंट केयर, मजा लो, बुराई का ही मजा लो, बुरे वक्त का ही मजा लो, छोड़ो, एकदम फोड़ना, आ जाओ। तो इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे यानी, ओहो गधापन नहीं करना है, रिफ्लेक्टेड लिखना है, रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे यानी कि अपवर्तित, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। अब कैसे लिखेंगे इसको, डिफाइन कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे। देखिए लिखना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल हेडिंग देना है टोटल इंटरनल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये रहा। आइए स्टार्ट करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इन द केस ऑफ, इन द केस ऑफ propagation of, propagation of light from denser medium, from denser medium to rarer medium, rarer medium. In the case of propagation of light from denser medium to rarer medium, rarer medium in which for which refracted rays returned into the same medium, same medium. This phenomenon, this phenomenon is called total internal, total internal रिफ्लेक्शन। यानी कि जब भी प्रकाश की किरणें डेंसर मीडियम से यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो उसी के दौरान यदि अपवर्तित प्रकाश की किरण अगर सेम मीडियम यानी कि सघन माध्यम में ही रिटर्न हो जाएगी, तो उस घटना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस चीज को हिंदी में अब ऐसे लिखेंगे, हिंदी माध्यम वाले छात्र लिखेंगे प्रकाश के
सघन माध्यम से विरल माध्यम में गति की स्थिति में यदि अपवर्तित प्रकाश की किरणें सघन माध्यम में ही लौट जाती है तो इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना, इसका रीजन क्या है, क्यों होती है, इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ये है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो प्रकाश की गति की दिशा है सघन माध्यम से विरल माध्यम में होनी चाहिए, यानी कि the direction of propagation of light should be from denser medium to the rarer medium, from denser medium to the rarer। फर्स्ट कंडीशन है, अगर तुम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट लाओगे तो उसके लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना नहीं घटती है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द कंडीशंस फॉर लिखना है, कंडीशंस फॉर TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक TIR के लिए, शॉर्ट में हिंदी वाले भी शॉर्ट में लिखेंगे, TIR के लिए आवश्यक शर्तें, कंडीशन मतलब शर्तें, आवश्यक शर्तें। भाई शर्तें कौन कौन है, शर्तें ऐसे लिखेंगे। तो फर्स्ट डायरेक्शन ऑफ लाइट लिखना है, डायरेक्शन ऑफ लाइट should be from denser to rarer। और सेकेंड में क्या होगा, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, तभी इसी मीडियम में आएगा। अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो 90 डिग्री कोलिनियर हो जाएगा सरफेस के, इससे बड़ा होगा तब ये नीचे आ जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी मोर देन, ग्रेटर देन एंगल ऑफ, यानी क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस should be greater than critical angle थीटा सी। क्रिटिकल लिख लीजिए ब्रैकेट में, क्रिटिकल एंगल। हिंदी में लिखेंगे इसी चीज को, हिंदी में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। हिंदी में लिखिए, फर्स्ट शर्ते TIR के लिए आवश्यक शर्तें, तो फर्स्ट में लिखना है प्रकाश की गमन की दिशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में होनी चाहिए। सघन माध्यम से विरल माध्यम में होनी चाहिए, This is the first conditions for total internal reflection, and the second condition is, what is the second condition? The second condition is that angle of incidence should be more than critical angle, यानी कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण क्रांति कोण से
क्रांति कोण से अधिक अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल एंगल, दिस इज द सेकंड कंडीशन। और आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की जो डेफिनेशंस है, जो डायग्राम्स है, यहाँ पे होती है कंप्लीट। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा टोटल इंटरनल TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR को शॉर्ट मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को शॉर्ट में TIR लिखेंगे। तो TIR का डायग्राम रहा और ये रहा डेफिनेशंस। आपका 3 नंबर का 3 नंबर 4 नंबर 4 नंबर जो भी पूछेगा आप ऐसे डिफाइन कर दीजिएगा अपने लैंग्वेज में, अपने शब्द में, अपने वर्ड्स में। डोंट हैव टू अंडरस्टैंड, डोंट हैव टू रिमेंबर, डोंट हैव टू एकदम memorize all the things that have been given in your book. Just try to understand the things, the event, or then after try to set, try to tell, try to say, and standing in front of mirror in your own words. Then after you'll be able to deliver all the things in your own words. Regarding, don't have to remember, memorize. No, don't. अगर तुम साइंस पढ़ रहे हो क्योंकि उतना मेमोरीज में अपने अपलोड करोगे उसको, तो मेमोरी फोन थोड़ा आईफोन थोड़ी हो, फोन थोड़ी हो मेमोरी के अंदर एकदम फुल करने स्टोर करने। नो नो, जस्ट कैप्चर द इवेंट, दैट व्हाट इज इवेंट वांट टू से टू मी। और इस चीज को समझने के बाद खुद से बोलने का प्रयास कीजिए, आप अंडरस्टैंड करेंगे। आप चीजों को खुद ना कुछ बोलेंगे, हो सकता है बहुत कुछ छोड़ दे, लेकिन बोलिए, फिर आप देखिए क्या क्या छोड़े हैं, फिर उस चीज को देखिए, फिर उसको एक बार सोचिए कैसे ये छोड़े, तो इसको फिर एक बार बोलिए, फिर ऐसे समझ जाएंगे, खुद का लैंग्वेज होगा, मजा आएगा आपको एकदम, फुल एंजॉयिंग द थिंग्स। आई होप। तो चलिए अब इस चीज को हम लोग समझ लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है। अब समझते हैं कि एयर बबल क्यों साइंस करता है, यानी कि हवा के जो बुलबुले हैं पानी के अंदर क्यों चमकता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट द एयर बबल साइंस इन द वाटर, साइंस इन वाटर। आइए इसको समझते हैं। तो एयर बबल, अब देखिए एयर बबल, जब भी एयर बबल पानी के अंदर जाती है तो हमने आपको पढ़ाया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में, जो वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वह एयर से ज्यादा होता है, एयर से ज्यादा होता है, क्योंकि वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 1.33 और एयर का लगभग 1 हमने बताया है। तो बताइए कि 1.33 में और 1 में कौन बड़ा है, तो 1.33 बड़ा है। सिंपल सा बच्चा वाला सवाल है कि 1.33 बड़ा है, और जब 1.33 बड़ा है तो ये 1.33 किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, तो ये है वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। किसका है, तो वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, वाटर का यानी कि जल का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक, और पानी का अपवर्तनांक वाटर से ज्यादा है। अब एयर बबल वाटर के अंदर है, यानी कि हवा की जो बुलबुला है पानी के अंदर है, अब क्यों चमक रही है, तो इस चीज को पहले आप समझिए। ऐसे हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। इस सबको इरेज करते हैं पहले। आप लोग भी हेडिंग दे दीजिए, हेडिंग क्या देंगे, अब देखेंगे हेडिंग देना है पानी के बुलबुले का चमकना। हेडिंग दीजिए पानी के बुलबुले का चमकना। ये 10th में जो है ना, ये मैट्रिक में बहुत ही सारे का सारा जो इवेंट है, सारा का सारा जो कंसेप्ट है, सारा का सारा जो टॉपिक है, आपके मैट्रिक के बोर्ड के एग्जाम में या फिर 12th के बोर्ड के एग्जाम बहुत many times, so many times have been asked in your matric board examination. So try to understand what just I am going to tell you. हेडिंग देना है, जस्ट राइट एज ए हेडिंग साइंस ऑफ एयर बबल, साइनिंग ऑफ एयर बबल। हेडिंग देना है क्या, साइनिंग ऑफ एयर बबल, SHINING, साइनिंग ऑफ एयर बबल, यानी कि हवा के बुलबुले का चमकना है। हिंदी वाले लिखेंगे हवा के बुलबुले का चमकना, इस चीज को। और फिर उसके बाद अब आइए सबसे पहले हमको फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी आप एबल होंगे समझने में। हेडिंग क्या देंगे, साइनिंग ऑफ एयर बबल, SHINING, साइनिंग ऑफ एयर बबल, एयर बबल, साइनिंग ऑफ एयर बबल, यानी कि हवा के बुलबुले का चमकना। एयर बबल इन वाटर, इन वाटर, ये सारे का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पानी में हवा के बुलबुले, बुलबुले गाना है ना, बुलबुले, बुलबुले का चमकना,
चमकना। अब जैसे ये रहा, मान लीजिए पानी, हम लेते हैं, ये है यहाँ पे एक टब है, ठीक है, एक टब है, मान लेते हैं एक टब है और ट्रांसपेरेंट टब है और इसमें पानी भरा हुआ है। ये पानी भरा हुआ है, क्या है, ये वाटर है, ये रहा वाटर, और इसमें एक है एयर बबल। क्या है इसमें, एक है एयर बबल, एयर बबल। अब होती क्या है, ये है एयर बबल, इसको लिखिए एयर, BUBBL, एयर बबल, एयर बबल। अब देखिए, अब ये है वाटर, ये है वाटर, तो वाटर है तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो ये हो गया डेंसर मीडियम। ये क्या है, ये डेंसर मीडियम होगा ना, क्योंकि वाटर जो है ना एयर के लिए डेंसर मीडियम है, और ये वाटर का, ये एयर का बबल है, तो ये रेयरर मीडियम हो गया, रेयरर मीडियम हुआ ना, रेयरर मीडियम, यानी कि विरल माध्यम, विरल माध्यम, विरल माध्यम, ये है सघन माध्यम, सघन माध्यम, हिंदी वाले लिखेंगे सघन माध्यम। अब हमने बताया अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में कि प्रकाश की गति हमेशा डेंसर माध्यम से रेयरर मीडियम में होती है, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में होती है। तो जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में होती क्या है, यानी कि पूरा का पूरा रेज ऑफ लाइट सेम मीडियम में रिटर्न हो जाती है, तो सेम घटना यहाँ पे घटेगा। सेम घटना कैसे घटेगा, अब देखिए ये है डेंसर मीडियम, ये हो जाएगा रेयरर मीडियम। अब आप इधर से देखेंगे, अब रेज ऑफ लाइट ऊपर से आएगी, इस टाइप से आएगी, आया, और सेम मीडियम में रिटर्न भी हो जाएगी। ये रहा इंसिडेंट रे, और ये है आपका नॉर्मल, ये होगा नॉर्मल। अब यहां से रेज ऑफ लाइट आया, इसमें नहीं जाएगी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, ये बड़ा रहेगा क्रिटिकल एंगल से, तो होगा क्या, जो रेज ऑफ लाइट है फिर वाटर में ही सेम मीडियम में रिटर्न हो जाएगी, कम बैक कर जाएगी, और इसी घटना की वजह से अब ये घटना बार बार हो गई, यहाँ से फिर दुनिया भर के बहुत सारा रेज पे आएगी, इसी पे इंसिडेंट होगी, फिर रिफ्लेक्ट कर जाएगी, इंसिडेंट होगी रिफ्लेक्ट कर जाएगी, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना घटेगी, और इसी वजह से जो एयर है चमकीला दिखने लगता है, चमकीला दिखने लगेगा, क्योंकि अब किसी भी जगह से बहुत सारे रेज अब आना स्टार्ट हो जाए तो हम लोग देखते कैसे हैं, देखते जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम लोग देखते हैं तो वहां से हमारे आंखों में, वहां से उस ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट आती है, और उस वजह से रेज ऑफ लाइट की वजह से हमारे आंख के अंदर, हमारे माइंड में, हमारे रेटिना पर उसका इमेज बनता है। अब इस जगह से बहुत सारे रेज ऑफ लाइट आएगी तो एकदम चमकीला इमेज बनेगा हमारे रेटिना पर, और इसीलिए एयर बबल है, इसी वजह से बहुत ही चमकीला दिखाई देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इफ यू आर एबल टू, if you are able to understand, just try to write the things। तो ऐसे घटना घटेगी। ये रहा एयर बबल, ये वाटर है जो कि डेंसर मीडियम है, रेयरर मीडियम है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये रहा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अब लिखना है। अब इस चीज को डिफाइन, ये डायग्राम आपका बन के रेडी हो गया। आप डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफाइन ऐसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम हॉट टॉपिक, BM बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, तो आइए इसको लिखते हैं, लिखेंगे when लिखना है एयर बबल इन वाटर, एयर बबल इन वाटर, वाटर साइंस, क्यों साइन करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, सिंपल चीज है, लिखना है एयर बबल इन वाटर साइंस ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा TIR, because when rays of light incident on air bubble and angle of incidence is greater than critical
critical angle, then total internal reflection takes place. Due to that, air bubble takes place. Total internal reflection takes place. This makes air bubble signs. ऐसे लिखिएगा. This makes air bubble signs. This makes air bubble shining in the water. यहाँ तक इंग्लिश में इसको लिखेंगे. अब हिंदी माध्यम वाले छात्र कैसे लिखेंगे तो इसको करते हैं रे. इंग्लिश वाले वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिए. तो हिंदी वाले लिखेंगे ऐसे लिखेंगे. पहले एक लाइन में जिस घटना की वजह से, जिस केस की वजह से, जिस इवेंट की वजह से वो घटना घटती है, पहले एक लाइन में उसको लिख लीजिए, ताकि जब कॉपी आप जब एग्जाम में जो कॉपी चेक करने वाले हैं सीधा समझ जाए. उसके बाद उसको डिफाइन करना है कि एक्चुअल में पूरा घटना कैसे घट रही है. तो कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे कि लिखना है हवा के बुलबुले पानी में चमकने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है. क्योंकि अब लिखिए, क्योंकि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम यहाँ क्या है, ब्रैकेट में पानी लिख लीजिए. सघन माध्यम से विरल माध्यम यहाँ क्या है, हवा लिख लीजिए ब्रैकेट में. हवा विरल माध्यम में जाती है तो तब यदि आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण क्रांतिक कोण थीटा सी से अधिक होता है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना की वजह से हवा के बुलबुले चमकती हुई दिखती है. दिस इज द रीजंस बिहाइंड द एयर बबल साइंस. अब हम लोग समझेंगे, ये तो एयर बबल का चमकना. अब पूर्ण आंतरिक घटना पे बेस्ड एक और ही खूबसूरत, बहुत ही ब्रॉड मॉडल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि बहुत सारे एग्जामिनेशंस में आपके बोर्ड के, चाहे वो 10th हो चाहे वो 12th हो, पूरा का पूरा एग्जामिनेशंस में छप जाती है. और वह यह है कि क्या रीजन है कि डायमंड जो हीरा होती है इतनी ज्यादा चमकती है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? डायमंड शाइन्स, डायमंड स्पार्कल्स. क्या स्पार्क की तरह वहां से चमक आती है. व्हाट इज द रीजन? तो इसका भी घटना वही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन. और साथ ही साथ इसमें एक और चीज की घटना घटती है, वह रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो डायमंड चमकती है दो घटना की वजह से, एक प्रकाश का अपवर्तन और दूसरा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्योंकि दोनों घटना मिलकर इसमें काम करती है. तो कैसे करती है, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग
फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर आप एबल होंगे उसको समझने के लिए। तो सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। आप हेडिंग दीजिए, तब तक हेडिंग क्या देंगे, दीजिए हीरा का चमकना, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, हेडिंग दीजिए। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चीज को लिखने का, समझने का। तो स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, ये कैसे घटना घटती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और डायमंड जो है ना, डायमंड तो अपने आप में बहुत ही बेहद खूबसूरत और बेहद कीमती चीज है, बेस कीमती चीज है। तो डायमंड के बारे में क्या कहा जाए, जो भी कहे छोटा ही है, क्योंकि डायमंड डायमंड है। कोई व्यक्ति हीरा से किसी को कर दे उसका कंपेयर, और आप भी बनना चाहते हैं हीरा, देखिए हीरा बनना है तो हीरा जैसा कठोर भी बनना पड़ेगा। आप ऐसे ही हीरा नहीं बनेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में आप मनुष्यों के अंदर हीरा बने, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप किस एरिया में है, किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आपकी इनकम क्या है, आपकी फैमिली का इनकम क्या है, आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, देयर इज नो मैटर। द ओनली मैटर इज यू जस्ट हैव टू बी सो हार्ड। हार्ड का मतलब क्या, क्योंकि डायमंड, पता है डायमंड क्या होता है, कोयले की खदान में, कोयले की खदान में डायमंड हीरा छुपा होता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हो सकता है आप देखिएगा जो भी बड़ा बना है ना, जो भी बड़ा बना है इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, वह सब बहुत ही गरीबी से, बहुत ही गरीबी से, और साथ ही साथ बहुत ही पिछड़े हुए इलाके से रह के भी बड़ा बना है। और इसीलिए बना है क्योंकि इसका डायमंड अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि कोयले की खदान में रहकर भी डायमंड डायमंड होता है। डायमंड वहीं से निकलता है, कोयले की खदान से निकलता है। इसलिए हम कह रहे हैं कितना भी आप लो कम्युनिटी से क्यों ना बिलोंग करते हैं, कितना भी आप लो इनकम फैमिली से क्यों ना बिलोंग करते हैं, यदि आपके अंदर हौसला है तो आप इस दुनिया का हीरा बन सकते हैं। बस आपके अंदर कठोरता आनी चाहिए, यानी कि आपके अंदर डिसिप्लिन आनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में यदि आपने सोच लिया है कि हमको ये करना है और इसके लिए हमको पर डे ये करना पड़ेगा, यानी कि पर डे अगर 6 बजे उठना है, कोई जरूरी नहीं कि 3 बजे उठना है, 4 बजे उठना है। अगर आपको 8 बजे ही डेली उठना है, 8 बजे उठते हैं तो डेली 8 बजे उठिए, और उठने के बाद जो काम करना है, जिस टाइम से आपने टाइम सेटिंग किया है उस टाइम को बस फॉलो कीजिए, एकदम कठोर बन जाइए, महावीर बन जाइए, और तब आप देखेंगे कि एक दिन आप हीरा बनेंगे। बात ये नहीं है कि किसने कौन क्या, मतलब सुबह से पढ़ रहा है तो बनेगा, जो शाम को हो सकता है आप दिन भर सोए लेकिन रात में पढ़िए, बस पढ़ना है। आपको डिसिप्लिन तोड़ना नहीं है, किसी भी परिस्थिति में डिसिप्लिन नहीं टूटना चाहिए। आपको 6 घंटा पढ़ना है तो किसी भी परिस्थिति में पढ़िए। जिस दिन आप इस चीज को अपने अंदर डाल लिए ना, देखिएगा आप एक दिन बनेंगे डायमंड ऑफ द वर्ल्ड। मतलब दुनिया, आप मनुष्यों के अंदर का डायमंड बनेंगे। आज भी तो बहुत सारे डायमंड्स हैं। इसीलिए कह रहे हैं डिसिप्लिन मेक्स द मैन परफेक्ट, एंड प्रैक्टिस डिसिप्लिन, और साथ ही साथ आपका अंडरस्टैंडिंग, आपकी बुद्धि, आपकी विजडम। तो विजडम को डेवलप करने के लिए आपको स्टडी और साथ ही साथ डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, और फिर आपके अंदर एक विजडम आएगी, और वही विजडम आपको दुनिया का रहस्य बताएगा। और जिस दिन आप दुनिया का और खुद का रहस्य जान जाएंगे, you will be able to understand all the things, and you will be able to do whatever you want to do in your life. Just try to understand yourself and the whole entire world. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, हाँ डायमंड के बारे में हेडिंग दे दी आप लोग, हेडिंग हम भी दे देते हैं, क्या है, तो लिख रहा है हीरा का चमकना, हीरा का चमकना, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। इंग्लिश वाले लिखेंगे स्पार्कलिंग, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। तो मान लीजिए ये है डायमंड है, एक हमने बता दिया एक डायमंड है, डायमंड बना दिया, ठीक है। कोई शेप नहीं है, जब कोयला के अंदर जो डायमंड छिपा होता है उसका कोई शेप नहीं, ऐसी तरह से बिखरा हुआ रहता है, ऐसे ही। अब इसको काट कूट के ऐसे शेप देंगे वो दूसरा बात है, ऐसे ही। तो ये रहा डायमंड। तो होता क्या है ना, जब ये डायमंड है, अब डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दुनिया में सबसे ज्यादा होता है 2.5। The greatest refractive index exists in the world is diamond, having refractive index 2.5, यानी 2.5 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और इसीलिए ये सबसे ज्यादा सघन माध्यम है, सबसे ज्यादा सघन माध्यम मतलब इसके अंदर प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, सबसे सर्वाधिक कम होती है, मतलब मिनिमम होती है।
तो हमने पढ़ाया है कि जब भी प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो इसमें डिविएशन होता है डायरेक्शन में, देयर इज नो मैटर, मतलब कोई इसमें दुविधा की बात नहीं है। प्रकाश की किरण जब भी ऊपर से आएगी, ऊपर से ऐसे आ रही है तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा ऐसे जा रही है, तो अगर ये इसका है, अगर ये नॉर्मल है तो इसमें झुकाव हो जाएगा, झुकाव होगा, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। अब देखिए, अब ये है डेंसर मीडियम, ये है रेयरर मीडियम, ये रेयरर से डेंसर में आया तो डिविएशन हो गया, झुका, यानी कि इसका डायरेक्शन ये था, इधर हो गया, झुक गया नॉर्मल के साइड में। अब ये डेंसर मीडियम में आ गया, अब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो जाने के लिए क्या होना चाहिए, ऐसे दूर भागेगी। लेकिन होता क्या है, अब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आया तो हीरा का जो बनावट ऐसा होता है कि जब भी अंदर आएगी प्रकाश की किरणें, लेकिन जब बाउंड्री पे पहुंचेगी तो बाउंड्री पे जब पहुंचेगी तो उस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब इस बाउंड्री के लिए, इस बाउंड्री के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मान के चलो ये है नॉर्मल है इसका, ये है नॉर्मल और ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है, क्रिटिकल एंगल से ये बड़ा हो जाता है। और हमने क्या पढ़ाया है अभी आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, जब भी क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस तो जो रेज ऑफ लाइट है पूरा पूरा होल सेम मीडियम में ही रिटर्न हो जाती है, और इसीलिए, और यहाँ पे जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ और इसीलिए क्या होगा, ये सेम मीडियम में रिटर्न कर जाएगी, रिटर्न कर जाएगी और यहाँ आ गई, सेम मीडियम में रिटर्न कर गई और यहाँ आ गई, और फिर यही घटना घटेगा, फिर इसका बनावट ऐसा है कि यही रेज फिर इसी मीडियम में रिटर्न करेगी। फिर यहाँ पर भी जब आप देखेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे होना चाहिए, ऐसे अगर हम सरफेस हाँ इस टाइप से, अगर ये नॉर्मल हो गया, अब इस बाउंड्री के लिए ये नॉर्मल है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो फिर होगा क्या, फिर ये ग्रेटर देन हो जाएगा थीटा सी, और एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर ग्रेटर देन हो जाएगा थीटा सी, यानी कि क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा। और जैसे ही क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतित आपतित आपतन कोण बड़ा होती है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का घटना घटता है, और उसमें क्या होता है, फिर ये जो रे है सेम मीडियम में रिटर्न हो जाएगा, और सेम मीडियम में रिटर्न होगा, मान लीजिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, और ये घटना इसमें बार बार कंटिन्यू होती है। और किसी किसी जगह से रेज ऑफ लाइट ऐसा बनावट होता है कि स्पेसिफिक जगह से, यानी कि मान लीजिए यहाँ से ये बाहर आया, यहाँ से ये बाहर आया, यहाँ से ये बाहर आ गया, और बाहर आएगा तो फिर इसके डायरेक्शन में चेंज होगा, मान लीजिए इधर चला गया, ठीक है, दूर भागा नॉर्मल से, नॉर्मल से ये नॉर्मल है तो नॉर्मल से दूर भागा, ये आई है, ये एंगल ऑफ आर है। तो होगा क्या, अब जैसे जैसे कहीं कहीं स्पेसिफिक जगह से बाहर आती है, अब इस रेंज का 3 बार 4 बार 10 बार 8 बार 20 बार हो सकता है उसके अंदर रिफ्लेक्शन, उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ हो, और उस वजह से इसके अंदर पूरा एक प्रकाश की चमक आ जाती है, पूरा रेज ऑफ लाइट बार बार रिफ्लेक्शन होने की वजह से वो जो डायमंड है बहुत ही चमकीला दिखने लगता है, और फिर उसके बाद चमकीला ही चमकीला, यही चीजें, यही वजह है जिस वजह से डायमंड जो है चमकते हुए ब्राइटेस्ट नजर आती है। तो क्या रीजन है, तो 2 रीजन है इसमें। देखिए प्रकाश का अपवर्तन भी स्टार्टिंग में हो रहा है, जब निकल रहा है तभी अपवर्तन हो रहा है, तो प्रकाश का अपवर्तन भी हो रहा है और बाकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो एक बार प्रकाश का अपवर्तन होगा, 2 बार, एक बार लाइट इन करेगी तो, और एक बार आउट करेगी तो 2 बार रिफ्लेक्शन होगा, और बाकी अंदर जितना हो रहा है सिर्फ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे 2 घटना की वजह से, यानी कि 2 कॉज है जिस वजह से डायमंड लुक्स सो ब्राइटेस्ट। तो क्या क्या है घटना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और क्यों होता है, क्योंकि ये डायमंड टू डेंसर मीडियम होता है, बहुत ही हार्ड डेंसर, 2.5 इफेक्टिवनेस होता है इस वजह से, और इसी वजह से इसका क्रिटिकल एंगल जो है 24 डिग्री होता है। अब इतना छोटा है क्रिटिकल एंगल, बार बार बड़ा हो जाता है इससे एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे ही बड़ा होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना घटेगी। तो आइए इसको डिफाइन कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे ऐसे, ये लिख लीजिए पहले डायमंड, ये है डायमंड, क्या है ये, डायमंड, डायमंड जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू बराबर होता है 2.5, और इसीलिए थीटा सी इसका होता है 24 डिग्री। लिखना है, इंग्लिश वाले लिखेंगे डायमंड आर, डायमंड, डायमंड, डायमंड लुक्स सो ब्राइट
due to refraction and total internal reflection inside it, यानी कि रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड इट, इसके अंदर इनसाइड इट, when rays of light incident on a diamond due to when rays of light incident on a diamond, so cutting of diamond is such that angle of incidence is greater than critical angle. Angle of incidence is greater than critical angle, यानी कि यहाँ पे एंगल ऑफ आई ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल थीटा सी, मतलब एंगल ऑफ आई ग्रेटर देन 24 डिग्री, ड्यू टू दैट total internal reflection takes place again and again. Reflection takes place again and again. This is the reason behind sparkling of diamond. ये रहा आपका स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड का कंसेप्ट। कहिए ना अंकल जी। रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या? जी ना, रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ। तो आइए अब इसको हम लोग ने हिंदी में करते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे? तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स ऐसे लिखेंगे। और थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिएगा। आप लोग सुधार क्या करना है, तो रीजन क्या मीनिंग स्पेलिंग गलत हो गया है, लिखना है REASON, ये है रीजन। तो रीजन बिहाइंड स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। हिंदी में कैसे लिखेंगे? तो हिंदी वाले स्टूडेंट ऐसे लिखेंगे। हिंदी वाले स्टूडेंट कैसे लिखना है? तो लिखना है हीरा। आप लोग ऐसे लिख लीजिए। अब लिखिएगा स्पार्क, हाँ हीरा का चमकना। तो हीरा प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से चमकती हुई दिखाई देती है। जब पैराग्राफ चेंज करके, जब प्रकाश की किरणें हीरा पर पड़ती है तब वह
अपवर्तित होती है तथा कई बार तथा हीरा का बनावट ऐसा होता है हीरा का बनावट ऐसा होता है तब वह अपवर्तित होती है तथा हीरा का बनावट ऐसा होता है कि तथा हीरा का बनावट ऐसा होता है कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होता है अर्थात एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन थीटा सी होता है जिसके कारण प्रकाश का कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जिससे हीरा चमकती हुई दिखाई देती है और ये सारे नोट कर लीजिए। अब हम लोग जानेंगे सन्स विजिबिलिटी यानी कि सूर्य जो है किस टाइप से सूर्य का दिखाई देने का जो टाइम पीरियड है, समय अवधि है, बड़ा हो जाता है। किस वजह से? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल भी है, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार सो मेनी टाइम्स चाहे वो 12th का हो चाहे वो 10th का हो, ये 10th के लिए है। 10th में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाएगा भी, क्योंकि ये बहुत ही हॉट टॉपिक है और आपके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ एक इवेंट है, घटना। इसी वजह से ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है और आगे भी पूछा ही जाता रहेगा। तो इसलिए अब समझते हैं हम लोग कि सन्स का जो विजिबिलिटी है यानी कि विजिबिलिटी ऑफ सन्स का ड्यूरेशन टाइम पीरियड होता क्या है ना कि जो सन है, सन का जो दिखाई देने का जो टाइम पीरियड होता है, दिन भर हम लोग 24 घंटा में 12 घंटा सन को देखते हैं। 12 घंटा तो अंधेरा होता है, रात होता है, और 12 घंटा दिन होता है। तो होता क्या है कि एक्चुअल में जो दिन होना चाहिए 12 घंटा का, तो 12 घंटा 4 मिनट ज्यादा हो जाता है। अब 4 मिनट ज्यादा क्यों होता है, अधिक क्यों होता है? तो इसका वजह है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी दो वजह से घटना घटती है। कैसे घटती है इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा, और फिर आप मेरे साथ आप भी डायग्राम ड्रॉ कीजिए। उसके बाद हम लोग समझेंगे, देखेंगे पूरा सामने की कैसे डायग्राम में घटना घटती है, जिस वजह से जो सन्स है यानी कि जो सूर्य है, जिस टाइम पे सूर्य का उदय होना चाहिए उसे 2 मिनट पहले उदय हो जाता है, और जिस टाइम पे सूर्य का अस्त होना चाहिए यानी कि सूर्य का अस्त होना चाहिए वो 2 मिनट बाद में अस्त होता है। इस चीज को हम लोग देखते हैं, समझते हैं। तो आइए पहले लिखते हैं, हेडिंग देते हैं द विजिबिलिटी ऑफ सन्स या सन्स विजिबिलिटी ड्यूरेशन इंक्रीज। कैसे इंक्रीज करता है, कैसे बढ़ता है, उस चीज को पहले हेडिंग दीजिए, और फिर हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। फिर हम लोग समझेंगे कि कैसे जो है चीजें घटना घटती है, और बहुत ही डेली लाइफ में घटना है, और प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे बेस्ड है। यदि हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन जानते हैं तो फिर ये कौन सा घटना है कि हमको समझ में अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों है, और आज तक हम इस चीज को जान ही नहीं पाए, और डेली आपके साथ घटना हो रही है। यानी कि सूर्य का उदय डेली होता है और डेली अस्त भी होता है, यानी कि सन राइज भी करती है और सन सेट भी करती है, फिर भी आप नहीं समझ पाते हैं सूर्य की घटना को। तो होता क्या है, जब सूर्य
मॉर्निंग होती है यानी कि सुबह होता है, तो जब सुबह होता है तो ये मान लीजिए है अर्थ। ये क्या है? ये अर्थ है, आपका है पृथ्वी। इसी अर्थ पे, इसी पृथ्वी के सरफेस पे हम लोग रहते हैं। और ये है अर्थ का वायुमंडल। ये क्या है? अर्थ का एटमॉस्फेयर है। ये क्या है? एटमॉस्फेयर है। ये आपके अर्थ का एटमॉस्फेयर है। ये एटमॉस्फेयर है। अब आप है यहाँ पे, अब आप यहाँ पे है खड़े, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, सूर्योदय हो रहा है। यहाँ पे सन है, यहाँ पे है सन, ठीक है। ये है सन आपका, ये है सन, बहुत दूर है। अब होता क्या है, जब सन की लाइट इस टाइप से पड़ती है ऐसे, अभी देखो सूर्योदय हुआ नहीं है, सूर्योदय अभी सूर्य यहाँ पे है। अभी सूर्य को देखने के लिए आपको एकदम सरफेस के सामने से जब तक नहीं आएगा ना सूर्य, मतलब ये रहा है आपका लाइन, ये रहा सूर्य का लाइन, यानी कि सूर्य जब इसके ऊपर आएगा तो आपको दिखाई देगा कि सूर्योदय यानी कि सुबह हो गया। इसके नीचे तो अंधेरा है, या यहाँ पे आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा तो पूरा रात हो जाएगा, शाम हो जाएगा। यहाँ पे रहेगा तो शाम हो जाएगा। सूर्य इसके ऊपर दिखाई देगा, इसके ऊपर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो सुबह जब सुबह होती है, तो सुबह होती है तो कैसे होती है? मान लीजिए सूर्य यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे पहुंच गया है, अभी सूर्य यहीं पे है, यहीं पे है, यहाँ पे सूर्य है, तो आपको दिखता नहीं है, आपको दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि इस लाइन के हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है ये सूर्य, तो सूर्य दिखना नहीं चाहिए। लेकिन उसी समय से 2 मिनट यहाँ आने से, यहाँ आने में भी 2 मिनट लगेगा सूर्य को, तभी से सूर्य दिखाई देने लगता है। यहाँ आने में 2 मिनट अभी बाकी है। तो होता क्या है कि सूर्य का जो किरण है, इस टाइप से किरण आती है, ऐसे ही किरण यहाँ पे आती है। अब आती है, अब आती है तो देखिए होता क्या है, ये रहा है आपका, हम इधर से बनाते हैं, इधर से मान लीजिए सूर्य का ये लाइट है, इधर आती है, यहाँ पे आया और इस टाइप से मुड़ा, ये रेज ऑफ लाइट है, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित किरण। होता क्या है, अब सूर्य का किरण जब प्रकाश के वायुमंडल, सूर्य का किरण जब अर्थ के पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरेगी, तो वायुमंडल से गुजरेगी तो इस टाइप से गुजरेगी। अब जैसे ही गुजरी तो यहाँ से, अब क्योंकि जो है ये डेंसर मीडियम है, जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, उसका डेंसिटी अर्थ के सरफेस पे बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। यानी कि ऊपर से नीचे आएंगे तो उसका डेंसिटी, यहाँ ऊपर से नीचे जाएंगे, परपेंडिकुलरली नीचे जाएंगे तो उसका डेंसिटी एटमॉस्फेयर में बढ़ते जाएगा। बढ़ने का मतलब है कि इसके अंदर जो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ते जाएगा, यानी कि ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, ऊपर कम है नीचे ज्यादा है। तो इस टाइप से जब रेज ऑफ लाइट जाएगी तो ऐसे लगेगा कि अब यहाँ से दूर जा रही है, ऊपर जा रही है। जैसे ऊपर जाएगी तो रेयरल मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम है। अब क्योंकि ऊपर रेयरल मीडियम हो गया, नीचे डेंसर मीडियम, तो रेज ऑफ लाइट मुड़ जाती है, रेज ऑफ लाइट नीचे मुड़ जाती है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। हमने पढ़ाया है कि जब भी रेज ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, यानी कि जिसका डेंसिटी ज्यादा है, इसका डेंसिटी ज्यादा है, ऑप्टिकली डेंसिव मीडियम है ये, ऑप्टिकली डेंसिटी नीचे ज्यादा है, ऊपर कम है, तो ऊपर जैसे ही रेज ऑफ लाइट अब नीचे से गई है, ऐसे जा रही है, ऐसे देखिए ना, यहाँ से स्टार्ट हो गया, डेंसिटी ऊपर जा रही है तो घटने लगेगी। अब जैसे ही घटेगी, और उस समय जब यहाँ पे आप देंगे नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल, तो इस नॉर्मल में अब ये एंगल जो हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे ही क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा तो रेज ऑफ लाइट इधर ही मुड़ जाएगी, इधर ही मुड़ जाएगी, सेम मीडियम में इधर ही नीचे मुड़ जाएगी। तो आप इस, आपको ये सूर्य अब कहाँ दिखाएगी, दिखाई देगा ऊपर, यहाँ इधर दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई दे देगा। अब देखिए अब इसके ऊपर चला गया सूर्य, तो आपको लगेगा कि सूर्य उदय हो गया है, जबकि 2 मिनट पहले, अभी 2 मिनट समय यहाँ तक आने में, फिर यहाँ तक आएगी तो आपको दिखेगी सूर्य यहाँ पे है। तो इस टाइप से घटना घटती है, समझ में आया? 2 मिनट पहले ही, मतलब सूर्य यहाँ नहीं दिखेगी, यहाँ दिखना चाहिए, थोड़ा सा डायग्राम गलत हुआ है। आप ऐसे कर लीजिए कि सूर्य यहाँ पे दिखे, ठीक है, सूर्य आपको दिखाई देने लगती है 2 मिनट पहले ही, 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई देने लगती है। तो इसी घटना, अब ये घटना एक बार सुबह में होती है और एक बार शाम में होती है। तो 2 मिनट इधर पहले ही दिखाई देने लगती है, उसी टाइप से 2 मिनट तक। अब सूर्य मान लीजिए यहाँ पे तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन डूब जाएगी यहाँ पे तो सेम घटना घटेगी, यहाँ तक आपको दिखाई देगी, यानी कि 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखाई देती है।
सूर्य अस्त होने के बाद यानी कि सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक आपको सूर्य दिखाई देती है इसी घटना की वजह से। एक बार यहाँ यानी कि सूर्य उदय होने से 2 मिनट पहले से ही दिखाई देने लगती है और सूर्य अस्त होने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देती है। तो इसीलिए यदि आप छठ के टाइम में जो सूर्योदय होने का हम लोग सुबह में छठ पूजा में सुबह में जो सूर्योदय होने का हम लोग वेट करते हैं, इंतजार करते हैं कि अब सूर्य आ जाएगा, अब सूर्य आ जाएगा, क्योंकि टाइम बीतने लगता है, सुबह का मॉर्निंग का टाइम होता है, ठंडा वाला मौसम आ रहा होता है। तो बहुत बार क्या होता है कि कुहासा की वजह से सूर्य दिखाई नहीं देती है, लेकिन अचानक दिखाई देती है। तो आपको 2 मिनट जब दिखाई देने लगती है तो 2 मिनट बाद यानी कि 2 मिनट बाद में आपको एक्चुअल में सूर्य उदय होना चाहिए। लेकिन 2 मिनट पहले ही हम लोग देखते हैं कि जैसे ही सूर्य दिखाई दिया एकदम लेके चले गए अर्घ और दौरा लेकर के चले जाते हैं सब लोग घाट से अपने घर। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, 2 मिनट तक वेट करना चाहिए। अब आज से अब क्योंकि आप लोग साइंस के स्टूडेंट है, इसलिए घर पे अब जब भी छठ पूजा होगा तो सब लोग को बताइएगा कि अभी 2 मिनट सूर्य उदय होने के 2 मिनट बाद तक हम लोग को वेट करना है, उसके बाद एक्चुअल में सूर्य उदय होगा, क्योंकि सूर्य उदय होने से 2 मिनट पहले से ही दिखाई देने लगती है। तो सूर्य अभी उदय हुआ नहीं लेकिन दिखाई दे रहा है। वो जो दिखाई दे रहा है वर्चुअल सूर्य है, रियल सूर्य नहीं है, उसका इमेज दिखाई दे रहा है। और रियल सूर्य 2 मिनट बाद में उदय होगा और रियल सूर्य 2 मिनट बाद में अस्त भी होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग को करना है। तो इस चीज को ये लिख दिए, ये फिगर सेम रहेगा। अब हम लोग इस चीज को हेडिंग देंगे, लिखना है विजिबिलिटी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सन्स विजिबिलिटी। लिखिए ड्यूरेशन डी यू है, ड्यूरेशन ऑफ सन्स विजिबिलिटी यानी कि सूर्य यानी कि ड्यूरेशन ऑफ सन्स विजिबिलिटी सूर्य क्या चीज लिखेंगे भाई, सूर्य दिखाई देने की अवधि। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे व्हेन रेज ऑफ लाइट